हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो रसोप्राशनी परिकल्पना है, साथ ही साथ अपन जो केल्विन साइकिल है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे ये रसोप्राशनी परिकल्पना क्या होती है। यह परिकल्पना पीटर मिशेल के द्वारा दी गई थी एंड इसका जो मेन उद्देश्य है वो था क्लोरोप्लास्ट में एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना। एंड अब अपन देखते हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, एटीपी का संश्लेषण झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन थाइलेकोइड की लुमेन में संचित होते हैं एंड श्वसन में जो प्रोटॉन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में संचित रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रोटॉन प्रवणता होती क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता बनने के तीन मुख्य कारण होते हैं। देखिए, लुमेन में अधिक H+ एंड स्ट्रोमा में H+ का कम होना, यह एक मतलब प्रोटॉन प्रवणता को दर्शाता है। इसके अपन देखते हैं कि जो मेन कारण होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट होगा इसका जल का विघटन। जल का अपघटन झिल्ली के अंदर की तरफ होता है, यानी कि लुमेन की तरफ होता है। जल के टूटने से H+ थाइलेकोइड की लुमेन में एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि जो अंदर की तरफ है थाइलेकोइड के झिल्ली के अंदर की तरफ के पार्ट में H+ आयन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं प्रोटॉन का स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से गुजरते हैं तो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही अपने इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन वाहक को देने के बजाय हाइड्रोजन वाहक को स्थानांतरित करता है। अतः यह अणु इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन ले लेता है। जब यह इलेक्ट्रॉन आगे को झिल्ली के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है तो प्रोटॉन थाइलेकोइड की अवकाशिका के अंदर मुक्त हो जाते हैं। ये रहा इसका सेकंड कारण प्रोटॉन प्रवणता का। थर्ड अपन देखते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति। NADP रिडक्टेज झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर स्थित होता है और किस तरीके से, देखिए, NADP+ को NADPH+ H+ में अपचयित करने के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं, ये देखिए इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं। देखिए, स्ट्रोमा में H+ कम है जबकि जो थाइलेकोइड की जो लुमेन है, अवकाशिका है, उसके अंदर H+ ये ज्यादा होते हैं। ये देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे ये प्रकाश आएगा P सेकेंड यानी कि P680 के पास आता है, यहाँ से देखिए जल का विघटन होता है एंड H+ का फॉर्मेशन होता है। इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये देखिए इस सिस्टम के अंदर जाएंगे जिसमें प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वाहक को देने की बजाय ये हाइड्रोजन वाहक की तरफ आते हैं एंड जिससे क्या होगा कि H+ की जो सांद्रता है वो लुमेन में अधिक बढ़ेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इस डायग्राम के थ्रू इसमें आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। ये देखिए रसोप्राशन में द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यह एंजाइम स्ट्रोमा लेमिली से प्रोटॉन लेता है जिससे स्ट्रोमा में प्रोटॉन की सांद्रता और कम हो जाती है। ये देखिए, हाँ, अब अपन देखिए इसकी समरी के बारे में अगर अपन देखें कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि लुमेन में, अब अगर अपन इसकी समरी की बात करें तो देखेंगे अपन कि लुमेन में जल अपघटन और प्रोटॉन पंपिंग के कारण प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, वहीं स्ट्रोमा में NADP+ अपचयन और प्रोटॉन पंपिंग के कारण हाइड्रोजन बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसी अंतर से प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है जो एटीपी संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटॉन प्रवणता और पीएच में परिवर्तन। अब अपन देखते हैं कि प्रोटॉन प्रवणता और पीएच में परिवर्तन। स्ट्रोमा में H+ की संख्या घटती है और जो अवकाशिका यानी कि लुमेन है उसमें संचित होती है। पीएच का क्या प्रभाव होगा कि लुमेन में पीएच कम हो जाता है। वही अपन देखते हैं कि एटीपी का संश्लेषण। देखिए, प्रोटॉन प्रवणता के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है जिससे एटीपी सिंथेज एंजाइम द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं कि एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या होता है, जिसमें अपन देखेंगे इसके दो पार्ट होते हैं F0 एंड F1। F0 में क्या होता है, देखिए यह थाइलेकोइड झिल्ली में अंतःस्थापित रहता है, यह एक पारगमन झिल्ली चैनल बनाता है।
जो प्रोटॉन के विसरण में मदद करता है। अब अपन देखते हैं F1 भाग थाइलेकोइड की बाहरी सतह पर उभरा रहता है यह, एवं प्रोटॉन प्रवणता टूटने पर इसमें संरूपण परिवर्तन आता है, जिससे एटीपी का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रसोप्राशन की आवश्यकताएं। अब अपन देखते हैं कि इस प्रोसेस के लिए जो मेन है वो 4 घटक चाहिए होते हैं। देखिए, एक झिल्ली, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता एवं एटीपी सिंथेज एंजाइम। नेक्स्ट अपन देखते हैं एटीपी तथा एनएडीपीएच का उपयोग क्या होता है। ये देखिए, प्रकाश प्रक्रिया के उत्पाद एटीपी, एनएडीपीएच एंड O2। अब अपन देखते हैं कि जो O2 है वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर की ओर विसरित हो जाती है, वहीं एटीपी और एनएडीपीएच स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण चरण में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि CO2 के स्तरीकरण और शर्करा के संश्लेषण में इसका उपयोग आता है। प्रकाश पर निर्भरता की अगर अपन बात करें तो देखिए कि यह चरण सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि प्रकाश अभिक्रिया के जो उत्पाद है यानी कि जो एटीपी तथा एनएडीपीएच तथा CO2 और H2O पर निर्भर करता है। अब अपन देखते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन। देखिए, ऊर्जा का उपयोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इसमें इस चरण में प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी तथा एनएडीपीएच का उपयोग CO2 को शर्करा में बदलने के लिए होता है। मेल्विन कैल्विन ने शैवाल में रेडियो एक्टिव C14 का उपयोग करके इस पथ की खोज की थी। अब अपन देखते हैं कि CO2 स्थिरीकरण के इस पथ को अपन क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि CO2 स्थिरीकरण के पथ यानी कि अब देखिए C3 एंड C4 जो पाथ होते हैं उनका जो प्रथम स्थायी उत्पाद एवं जो मुख्य अम्ल इनमें जो यूज आते हैं उनके बारे में देखते हैं अपन कि देखिए C3 जो पाथवे है उसके अंदर 3 कार्बन युक्त जो कार्बनिक अम्ल बनता है यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहीं C4 पाथवे में देखिए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। अब अपन देखते हैं कि CO2 का जो प्राथमिक ग्राही कौन होता है। देखिए, माना गया ये है कि पहला जो उत्पाद है वो जैसे 3 कार्बन वाला PCA बनता है, जैसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो प्राथमिक ग्राही 2 कार्बनिक यौगिक होगा, लेकिन प्राथमिक जो ग्राही है वो 5 कार्बन वाला RUBP होता है यानी कि राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। यह एक 5 कार्बन वाली कीटोज शर्करा है। अब अपन देखते हैं कि जो RUBP है यानी कि जो 5 कार्बन युक्त RUBP एंड एक CO2 मिलके 2 PCA 3 कार्बन युक्त 2 PCA उनका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये केल्विन साइकिल क्या होता है। यह एक चक्रीय पथ है जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। यह सभी पौधों में समान रूप से होता है, चाहे वो C3 हो या फिर C4 हो। इसका फर्स्ट स्टेप अपन देखते हैं कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सिलीकरण। इसमें RUBP के साथ CO2 जुड़कर 3 PCA3 यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 अणु बनाता है एंड एंजाइम है वो रूबिस्को यानी कि RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज आता है। इसमें ऑक्सीजनेशन क्षमता होती है, इसलिए इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहा जाता है। अब अपन देखते हैं अपचयन या रिडक्शन। देखिए, यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिससे अंततः ग्लूकोज बनता है। अब अपन देखते हैं कि इसमें प्रति CO2 अणु ऊर्जा की कितनी खपत होती है। तो अपन देखेंगे कि 2 ATP फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड 2 NADPH अपचयन के लिए खपत होते हैं इसमें। अब अपन देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन। एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा थर्ड स्टेप रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। चक्र को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए CO2 ग्राही अणु का पुनः बनना आवश्यक होता है। प्रति CO2 अणु एक ATP आवश्यक होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए। अब अपन देखते हैं कि एक जो केल्विन साइकिल है उसमें ऊर्जा की कितनी खपत होती है। तो अपन देखेंगे प्रति CO2 अणु चक्र में प्रवेश पर 3 ATP तथा 2 NADPH की आवश्यकता होती है। तो अब अपन देखेंगे एक ग्लूकोज अणु के लिए कितने CO2 की आवश्यकता होती है एंड साथ ही साथ कितने ATP एंड NADPH की आवश्यकता होती है। तो अपन देखेंगे
कि 6 CO2 यानी कि एक ग्लूकोज अणु के लिए अपन को 6 CO2 की आवश्यकता होगी। वही जो अपने 18 ATP की एंड 12 NADPH की आवश्यकता होती है। अब अपन देखेंगे कि साइकिल के अंदर क्या होगा। ये देखिए 6 CO2 होंगे, 18 ATP होंगे, 12 NADPH होंगे, तो बाहर की ओर अपन को एक ग्लूकोज का अणु मिलेगा। वही 18 ADP एंड 12 NADP प्लस बाहर की ओर अपन को मिलते हैं। अब अपन देखते हैं, ये देखिए केल्विन साइकिल को अपन डायग्राम के थ्रू इसमें देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ग्लूकोज अणु के लिए CO2 और H2O एंड ये देखिए रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा इसका कार्बोक्सिलेशन, जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे ये देखिए 2 ATP काम में आते हैं, 2 NADPH। वही अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अवकरण या फिर अपन कहेंगे अपचयन। ये देखिए यहाँ पे शर्करा का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें ये देखिए एंड ये रही अपना रीजनरेशन स्टेप। जो थर्ड अपना स्टेप है ये रीजनरेशन स्टेप। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक ATP का यूज आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से जो अपना एक जो केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है उसके अंदर यानी कि एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए अपन को 6 CO2 की आवश्यकता रहती है। और ये जो केल्विन साइकिल है वो 6 बार रोटेट होगा, यानी कि एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 6 बार ये साइकिल चलता है। तो चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन जो अपना जो C4 प्लांट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जितने भी जो फोटोसिंथेसिस है उसको अफेक्ट करने वाली जो फैक्टर्स है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ बने रही क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल के जितने भी जो वीडियोज हैं उनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मेरा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स उस पे आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इनकी PDF नोट्स को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू।